पलायन, एक बिहारी की कथा, जिसे लिखा है वैभव कुमार सक्सेना ने। अमरकांत बिहार का रहने वाला है, जो पिछले 3 वर्षों से गुजरात के अहमदाबाद शहर में अफसर वर्ग की अच्छी नौकरी कर रहा था। अमरकांत के पिता सरकारी मास्टर हैं। स्वाभाविक रूप से अमरकांत की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की जरूरत का अभाव नहीं था। अमरकांत का मानना था कि प्राइवेट नौकरी सबसे बेहतर होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता के अनुसार आगे बढ़ता है। अमरकांत के पिताजी बिहार में सरकारी नौकरी करने की सलाह दे रहे थे, मगर अमरकांत ने अपनी जिद पर प्राइवेट सेक्टर ही चुना। बिहारी या तो श्रमिक होते हैं या फिर अफसर। अमरकांत के स्वभाव में दोनों ही थे। अमरकांत ने अपने घर की गरीब हालत अपनी आंखों से देखी थी, इसीलिए अमरकांत को श्रमिक अफसर भी कह सकते थे। अमरकांत के डिपार्टमेंट में कुल 9 लोग हैं, जिनमें 8 गुजराती हैं, एक अमरकांत अकेला बिहारी। लेकिन अमरकांत के चंचल व निर्मल स्वभाव के कारण सभी लोग अमरकांत को बहुत पसंद करते हैं। साहब का क्या, साहब को तो बस अच्छा काम चाहिए, जो कि अमरकांत बखूबी कर रहा था। अमरकांत के साहब राजकोट से हैं और वो अक्सर राजकोट की तारीफ किया करते थे, जैसे मानो कि उन्हें अहमदाबाद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। अमरकांत ऑफिस में था, तभी अमरकांत के पास अमित का फोन आया। अमित अमरकांत के मकान मालिक का इकलौता बेटा। अमरकांत ने फोन उठाकर बोला, हेलो। हाँ अमित, बोलो। अमित ने कहा, भैया पूरी कॉलोनी खाली हो रही है, सभी गैर गुजरातियों से घर खाली कराए जा रहे हैं। अमरकांत ने कहा, क्यों? अमित ने सटीक उत्तर दिया, साबरमती कांड में रेप की वजह से ठाकुर समाज के लोग एकजुट हो गए हैं और सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं। अमरकांत ने पूछा, क्या मेरा भी घर खाली करा दिया गया? अमित ने कहा, नहीं नहीं, माँ ने बचा लिया। पिताजी ने तुम्हारे कमरे का ताला तोड़ दिया था और सामान बाहर रखने वाले थे कि माँ ने उन्हें रोक लिया। पिताजी भी आंदोलन में एकजुट हो गए हैं। अमरकांत ने आखिरी शब्द में कहा, ठीक है, मैं ऑफिस के बाद घर आता हूँ। वो सहमा उठा। उसने पहले पुलिस थाने जाना ठीक समझा। वो इससे पहले कभी पुलिस थाने नहीं गया था और जाना भी नहीं चाहता था। ऑफिस खत्म होते ही उसने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसको दोबारा अमित का फोन आया। अमित ने बोला कि वो उसको अपने मोटरसाइकिल से लेने आ रहा है। वो कहाँ है? अमरकांत आखिर किन शब्दों में कहता? वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा है। अमरकांत ने अमित से ऑफिस आने का आग्रह किया। अमरकांत रास्ते का रुख बदलते हुए वापस ऑफिस पहुंचा। थोड़ी ही समय में अमित अमरकांत को लेने पहुंचा और दोनों ने मोटरसाइकिल से घर की ओर रवानगी की। अमित ने रास्ते चलते अहमदाबाद की संपूर्ण स्थिति अमरकांत को सुनाई, साथ ही बताया कि पिताजी का भी उत्तर भारतीयों पर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया है। अमरकांत के घर पहुंचते ही अमित के पिताजी ने हिसाब के कागज अमरकांत के सामने लाकर रख दिए और 5 दिन के अंदर घर खाली करने की नसीहत दी। अमरकांत ने कागज हाथ में ले लिया। अमित की मां ने अमरकांत के हाथों से कागज को वापस लेते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है घर खाली करने की। अचानक वो कहाँ जाएगा? इसीलिए तो 5 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, वरना तुरंत ही खाली करा लेता। अमित के पिताजी ने तेज आवाज करते हुए बोला। अमित की माँ के स्वर भी तीव्र हो गए, मानो वो अमरकांत की माँ हो। नहीं, 5 दिन में भी नहीं खाली करेगा। साबरकांडा में रेप हुआ, इसमें इसका क्या कसूर? मैं पिछले 3 साल से अमरकांत को जानती हूँ। अमरकांत ऐसे स्वभाव का कतई नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वो घर खाली नहीं करेगा। अमित के पिताजी बोले, अरे तुम इनको सपोर्ट कर रही हो। इन्हीं लोगों के कारण तो गुजरात में बेरोजगारी बढ़ रही है। गुजरातियों को जहां नौकरी मिल नहीं रही है, वहीं गैर गुजरातियों को नौकरी दिए जा रही है कंपनियां। आज तुम्हारा अमित बेरोजगार बैठा है, इन्हीं लोगों की वजह से। अमित की मां ने झल्लाते हुए कहा, बेरोजगारी गुजरात में नहीं, पूरे भारत में है और अमित के भाग्य में नौकरी होगी तो मिल जाएगी। जिसके भाग्य में होती है नौकरी, उसे ही मिलती है।
अमित की पढ़ाई हाल ही जुलाई में ख़त्म हो चुकी थी। बेरोजगारी अधिक होने के कारण अमित के कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई थी। अमित अमरकांत की मदद से ऑनलाइन नौकरी तलाशने में लगा रहता था। अमित एवं अमरकांत की पढ़ाई भी एक ही थी, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी। जो भी पढ़ाई के विषय में अमित को समझ नहीं आता था वो अमरकांत से पूछ लिया करता था। इसी तरह दोनों में दोस्ती भी खूब थी। आखिरकार अमित की मां ने अमरकांत की जान बचा ही ली। अमरकांत को सांस में सांस आई। अमरकांत सोचने लगा, अमित गुजराती बोलता है इसलिए उसकी माँ गुजराती है, मैं बिहारी बोलता हूँ इसीलिए मेरी माँ बिहारी है। लेकिन जब भी हम हिंदी बोलते हैं तब हमारी माँ भारत माँ हो जाती है। क्यों ना ये पूरा देश हिंदी बोलता, गुजराती, बिहारी, मराठी में कोई फर्क ही नहीं होता। पर हो भी तो हो, आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे वो बिहारी अमरकांत की हो या गुजराती अमित की। माँ प्रेम में भाषा नहीं बल्कि हर भाषा में प्रेम ढूंढती है, चाहे वो मूक ही क्यों ना हो। अमरकांत ने गुजराती सीखने का निश्चय किया। अमरकांत गुजराती सीखकर गुजराती और बिहारी के भेदभाव को मिटाना चाहता था। कुछ समय बाद ही अमरकांत के भाई का बिहार से टेलीफोन आया। अमरकांत ने सब कुछ कुशल मंगल की सूचना दी। अमरकांत की मां बिहार में बहुत डरी हुई थी। अमरकांत को मालूम न था कि बात घर तक पहुंच गई, मगर आज के डिजिटल इंडिया में मंत्री को सुई भी चुभ जाए, मतलब बुखार भी आ जाए तो वो भी मोबाइल पर आ जाता है। तो फिर ये तो आग थी जो पूरे गुजरात में लगी हुई थी, उसको क्यों ना बताते। अमरकांत का अक्टूबर विचारों से भरा रहा। नवंबर में साहब ने दीपावली पर घर जाने से रोक दिया। कारण पूछा तो कंपनी का बहुत सारा काम बताया। अमरकांत ने दिसंबर में घर जाने का निश्चय किया। आखिर माँ तो माँ होती है। माँ की मात्रा में ही मालूम होता है जैसे कोई बच्चा किसी ममता की गोद में बैठा हो। अमरकांत ने दीपावली पर तो माँ को समझा लिया था, अब और नहीं समझा सकता था। माह था दिसंबर का। अमरकांत छुट्टी की बात करने साहब के पास पहुंचा। अमरकांत ने हट करते हुए कहा, हमें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही छुट्टी चाहिए। साहब ने बोला, नहीं भाई, मैं तो छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकता, कंपनी में बहुत सारा काम है, कौन देखेगा। अमरकांत ने शांत स्वर में कहा, सर मैं ही अकेला तो छुट्टी ले रहा हूँ, बाकी सब साथी लोग तो हैं, देख लेंगे। साहब तुरंत बोले, नहीं नहीं, विवेक और नवीन भी तो छुट्टी पर हैं, तुम्हें छुट्टी कैसे दे सकता हूँ, तुम जनवरी में ले लेना। अमरकांत का मन जहन उठा और बोला, नहीं नहीं सर, जब ज़रूरत होती है तभी तो लूँगा, जनवरी में मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिसंबर में ही चाहिए। आपने त्योहार पर छुट्टियां नहीं दी, ये दीपावली मैंने अहमदाबाद में ही मनाई और आपने नवनीत विवेक को दे दी थी। साहब इठलाते हुए बोले, अरे उनका परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ दीपावली मनाने दो। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी ले लेना। अमरकांत ने निर्मल शब्द में कहा, साहब मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, मेरे भी तो माँ बाप हैं। पिछले 3 वर्षों से मैंने दीपावली घर पर नहीं मनाई, मेरी माँ हर बार इस बात का दुख मनाती है। साहब बोले, ठीक है, अभी तो मैं कोई छुट्टी नहीं दे सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे बहुत काम है, तुम जा सकते हो। अमरकांत निराश मन लेकर गुस्से से साहब के दफ्तर से बाहर आया। एक पल मन में वापस मुड़ने का ख्याल आया, क्यों ना साहब को बोल दूं, ठीक है जनवरी में चला जाऊंगा। वहीं दूसरे पल ख्याल आया कि मेरे पिताजी ठहरे सरकारी स्कूल के मास्टर, उनको जब सरकार छुट्टी देगी तभी तो लेंगे, वरना वो तो जनवरी को छुट्टी कतई न लेंगे। और उनके आदर्शों के बीच में भला मैं कैसे आ सकता हूँ। और सरकार तो ठहरी नहीं जो दिसंबर की छुट्टियों को जनवरी में कर दे। अमरकांत छुट्टियां लेकर पिताजी के साथ घूमने जाना चाहता था। अमरकांत अच्छी तरह जानता था बिना पिताजी के घूमने में माँ का मन नहीं लगेगा, न भाई का और न मेरा। अमरकांत के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, क्यों ना वो पिताजी की सलाह पर सरकारी नौकरी ही कर लेता। प्राइवेट सेक्टर में तो छुट्टियों को लेकर बड़ा रोना है, जैसे हम बंदी हूँ किसी सिस्टम के। विचार करते करते अमरकांत नवनीत के पास पहुंचता है।
नवनीत बड़ी खुशी से उसको अपनी भविष्य की यात्रा सुनाता है। उसकी भविष्य यात्रा सुनकर अमरकांत को महसूस होता है जैसे वो स्वयं ही किसी यात्रा पर हो। नवनीत बताता है कि वो किस तरह मैसूर के राजमहल को देखकर चामुंडी पहाड़ी से होकर नीलगिरी की पहाड़ी मतलब ऊटी पहुंचेगा। ऊटी से फिर वो केरला को रवाना हो जाएगा, जहां पर वो अलेप्पी पहुंचकर हाउस बोट का आनंद लेंगे। यात्रा को लेकर वो काफी उत्साहित था। तभी नवनीत के पास अचानक फोन आता है। कोयम्बटूर एक्सप्रेस भीषण कोहरे के कारण रद्द कर दी गई है। नवनीत ने फोन कर घर पर ट्रेन रद्द होने की सारी बात बताई। तभी उसने दूसरी किसी जगह जाने की बात कही। उसकी पत्नी ने बोला कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों की पढ़ाई का आखिरी समय चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना होगा, हम कहीं नहीं चल रहे हैं। दूसरे दिन ही नवनीत ने साहब के पास जाकर अपनी छुट्टियां खारिज कर दी। नवनीत का साहब के दफ्तर से बाहर निकलते ही क्लर्क तिनका ने अमरकांत को आवाज लगाई, साहब बुला रहे हैं। न कोई नमस्कार न कोई चमत्कार। अमरकांत ने साहब से सीधी नजरों से नजरें मिलाई। साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, कब से कब तक चाहिए छुट्टियां? अमरकांत ने कहा, कल से ही जाना है। वापस कब आओगे? साहब ने पूछा। अमरकांत ने कहा, यही कोई 1-2 जनवरी तक। साहब ने कहा, ठीक है चले जाओ, लग जाएगी छुट्टियां। अमरकांत सिर्फ शुक्रिया कहकर दफ्तर से बाहर आ गया। अमरकांत की आंखों में खुशी आ गई। सोच में डूब गया, कैसे जाऊं? सामान भी है और अभी ट्रेन भी रिजर्व नहीं। ठीक है तो क्या हुआ, असल भारत तो जनरल डिब्बों में ही देखा जाता है। अमरकांत ने माँ को घर फोन कर संदेश दिया कि वो आ रहा है। माँ को अमरकांत के 6 महीने 6 वर्ष के समान प्रतीत हो रहे थे और अमरकांत को गुजरात से बिहार जाने जैसे अमेरिका से भारत की यात्रा हो। उसने सोचा, अगर कल सुबह की ट्रेन से जाएगा तो छुट्टी के 12 घंटे खराब हो जाएंगे। क्यों ना वो शाम की कोई अच्छी सी ट्रेन पकड़ ले। झटपट नवनीत के पास पहुंचकर रेल एजेंसी को फोन लगाया और मालूम हुआ कि 4-5 घंटे बाद एक ट्रेन है। नवनीत को अमरकांत की खुशी देखकर ऐसा लगा मानो इससे खूबसूरत पल अमरकांत की जिंदगी में कोई नहीं था। 4-5 घंटे का समय पल में व्यतीत हो गया। मानो कुछ पल बाद ही अमरकांत का उड़न दस्ता मतलब ट्रेन अमरकांत के सामने आई। ट्रेन की भी गजब कहानी, रंग बिरंगी, मानो किसी मंत्री की हो। ट्रेन में मात्र 2 ही सामान्य स्तर के डिब्बे। ऐसा लग रहा था मानो सच में ही केसरी हो। इसमें सामान्य स्तर के लोगों के लिए जगह ही न हो। अमरकांत ने मन ही मन कहा, लेकिन सरकार फिर इतने टिकट क्यों बांट देती है जब सामान्य स्तर के इतने डिब्बे ही नहीं होते। लेकिन अच्छा करती है, आज टिकट नहीं देती तो मेरे 12 घंटे खराब हो जाते। फटाक से सामान लेकर पीछे लगे सामान डिब्बे की ओर भागा और देखा कि डिब्बे में कदम रखने की भी जगह नहीं। खिड़की से अंदर की ओर देखा तो लोग चादर के झूले बांधकर लटके हुए थे। तभी पीछे की ओर एक डिब्बा खाली था। अमरकांत को लगा मानो सरकार ने आज ज्यादा टिकट बांट दिए तो 2 डिब्बे आए हैं। फटाक से दूसरे डिब्बे में चढ़ा। थोड़ी सांस में सांस आई थी कि उसको जोर का धक्का आया। चढ़ने दो। ये वो मुसाफिर थे जो गलती से आगे के डिब्बे में पहुंच गए थे और 1000 मीटर की मैराथन दौड़ लगाकर पूरी ट्रेन की लंबाई नापते हुए पीछे आए थे। डिब्बा पूरी तरह सीटों तक भर गया। तभी भीड़ के दबाव में अमरकांत का एक चलन कुर्सी पर पहुंच गया और बैठ गया। अभी 2-3 बूढ़ी माताजी बोली, सीटों पर आराम से पसरे हो, शर्म नहीं आती? हम खड़े हैं और तुम सो रहे हो। तब व्यक्ति चुपचाप उठकर बैठ गया। थोड़ी देर जब उसको ध्यान से देखा तो वो एक हाथ से ही सारा काम कर रहा था और एक हाथ कंबल में छिपाए हुए था। अमरकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो थका हुआ था, नींद लिए आंखों में बैठा था और सारे डिब्बे की बातें सुन रहा था। दोस्तों, आज का भाग पहला यहीं तक पलायन का। अगला भाग अगले प्रोग्राम में सुनिएगा।